अटल बिहारी वाजपेयी को एक एमिनेंट नेशनल लीडर, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एक सेल्फलेस सोशल वर्कर, एक पोएट और एक जर्नलिस्ट के रूप में देश भर में याद किया जाता है, उनका इज्जत किया जाता है। वाजपेयी जी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे। उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप में नेविगेट किया और ट्रेडिशनल कांग्रेस डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर के बीच के गैप को सक्सेसफुली ब्रीच किया। और इन्हीं सब रीजन्स ने उन्हें द मैन विथ नो एनिमीज यानी कि एक आदमी बिना शत्रु के बना दिया। अब पॉलिटिक्स में अगर आप देखने जाओगे, इतिहास से लेकर अभी तक देखोगे, तो हर एक पॉलिटिशियन का बहुत ही ज़्यादा दुश्मन होता है। जैसे अभी करंट हमारे नरेंद्र मोदी को देख लीजिए या फिर किसी भी पॉलिटिशियन को उठा के देख लीजिए, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लीडर्स रहे हैं जिनके दुश्मन नहीं थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी उनमें से एक थे। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वो एक स्कूल टीचर के बेटे थे। वाजपेयी के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका पहला और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। ये पहला इन्वॉल्वमेंट चाहे छोटा था, लेकिन उनके अंदर का देशभक्ति और आज़ादी के लिए कमिटमेंट को दर्शाता था। फिर उन्होंने आगे चलकर डीएवी कॉलेज और महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और लॉ में पढ़ाई की। और उन दिनों उनको फॉरेन अफेयर्स में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। और फिर आगे चलकर जब उन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया, तो उस टाइम पे उनका वो चीज़ सक्सेसफुली काम में भी आया। उनका पॉलिटिकल सफ़र 1951 में एक नए मोड़ पे आया जब उन्होंने भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस को ज्वाइन किया। बीजेएस एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एस्टेब्लिश किया था और जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म भी माना जाता था। आरएसएस में वाजपेयी जी का इन्वॉल्वमेंट एज ए यंग पर्सन और आरएसएस के जो मैगजीन है उसके लिए एक जर्नलिस्ट के रूप में हुआ। वाजपेयी जी का पार्लियामेंट्री करियर काफ़ी लंबा और इन्फ्लुएंशियल रहा है। वो 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में इलेक्ट हुए थे। 1957 में उन्होंने पहली बार लोकसभा के मेंबर के रूप में पार्लियामेंट पे अपना कदम रखा। बीजेएस में वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे थे, तो वो 1968 से 1972 तक इसके नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे। फिर 1967 में पार्टी ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखा और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ टॉप स्टांस लेने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोमेंट 1977 में आया जब बीजेएस ने भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी जैसे कई दलों से मिलकर जनता पार्टी बनाया, जिसने उस साल जनरल इलेक्शन जीता और वाजपेयी जी को उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। इस रोल में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा रेपुटेशन कमाया और साथ ही वो पहले एक ऐसे इंडियन लीडर बने जिसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दिया था। फिर 1979 में जनता अलायंस के कोलैप्स के बाद बीजेएस के पुराने मेंबर्स ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनाया और इसके पहले प्रेसिडेंट बने वाजपेयी जी। फिर बाद में उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और कई इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के चेयरमैन के रूप में काम किया। वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में, जब 1996 का जनरल इलेक्शन चल रहा था, तो उस टाइम पे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आया और प्रेसिडेंट शंकर दयाल ने वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन उनका सरकार मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाया और 13 दिन के अंदर अंदर सरकार गिर गया और अटल जी ने रिजाइन कर दिया। आप लोगों ने अटल जी का बहुत सारा स्पीच सुना होगा। ये स्पीच आप अभी देखिए, ये स्पीच भी उसी टाइम पे अटल बिहारी जी ने दिया था। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फिर दूसरी बार 1998 से 1999 तक, उस टाइम पे इलेक्शन के बाद फिर से बीजेपी सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के रूप में आता है। बीजेपी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के नाम से एक गवर्निंग कोएलिशन बनाया। भले ही ये टर्म सिर्फ 13 महीना चला, लेकिन ये टर्म बहुत ही सारा अचीवमेंट का टर्म था। फिर एआईएडीएमके के सपोर्ट वापस लेने के बाद गवर्नमेंट ने फिर से अपना मेजोरिटी खो दिया और फिर से एक बार गवर्नमेंट गिर जाता है। फिर तीसरा टर्म 1999 से 2004 तक, कारगिल वॉर के बाद एनडीए ने 1999 के इलेक्शन में बहुत ही बड़ी संख्या से जीत हासिल की थी और वाजपेयी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नेशनल कांग्रेस से कोई भी एफिलिएशन नहीं था
और इस टर्म पे उन्होंने अपना पूरा 5 साल कंप्लीट किया। प्राइम मिनिस्टर के रूप में वाजपेयी का टेन्योर इंडिया के इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एक नया सोच था। उन्हें फादर ऑफ इंडिया सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उन्होंने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ाया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इनकरेज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया, जिसका एम था मेट्रोपॉलिटन एरिया और रूरल विलेजेस को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना। ये प्रोजेक्ट यूएस नेशनल हाईवे सिस्टम से इंस्पायर्ड था। फिर इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में उनके गवर्नमेंट द्वारा एनटीपी यानी कि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फिक्स्ड लाइसेंस फीस को रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट से रिप्लेस किया गया। फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि कॉल रेट्स पे बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आने लगा और मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन में सर्ज हुआ। पहले लोगों को लगता था कि ये टेलीकम्युनिकेशन एक लग्जरी का सामान है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसको एक एक्सेसिबल यूटिलिटी के रूप में बदल दिया गया। लोगों को लगने लगा कि ये हम लोग भी इसको यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान 2001 को शुरू किया, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एम्बिशियस प्रोग्राम था। फिर मई 1998 में वाजपेयी की गवर्नमेंट ने पोखरन रेंज पे 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। ये एक डिसीजन था जो बीजेपी के कैंपेन के प्रॉमिस को पूरा करता था। टेस्ट के बाद उन्होंने देश को एक फुल न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The tests were conducted in a clandestine manner, without the nuclear hab's world knowing. The test data analyzed by our scientists and others the world over confirmed the test's success. ये इतना आसान नहीं था न्यूक्लियर टेस्ट करना। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर्स आ रहे थे, लेकिन अटल जी ने अपना जो फैसला लिया था उस फैसले पे वो अडिग रहे और उन्होंने कर दिखाया। कारगिल वार वाजपेयी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी हिस्टोरिक दिल्ली लाहौर बस यात्रा के कुछ महीनों बाद शुरू हुआ था। ये जो बस यात्रा था वो पाकिस्तान के साथ शांति बनाने का एक कोशिश था, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ने इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर दिया और जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया था। और उसके जवाब में वाजपेयी जी के लीडरशिप में ऑपरेशन विजय चलाया गया और उस टाइम पे अटल बिहारी जी ने जो भी फैसला लिया था उसके कारण इंटरनेशनली इंडिया को सपोर्ट मिल रहा था। उन्होंने अपने समयकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी भी शुरू किया था, जिसके हिसाब से एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को मजबूत करना और उनके साथ ट्रेड वगैरह करना, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया था। फिर उन्होंने अपने जो नेबरहुड पॉलिसी यानी कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन सब के साथ अपना रिलेशन सुधारना, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने टाइम पे किया था। मेरे हिसाब से अटल बिहारी जी को सिर्फ एक पॉलिटिशियन कहना गलत रहेगा, उनको एक राष्ट्रीय पुरुष कहा जाना चाहिए। वेल, आप लोग अटल बिहारी जी के बारे में क्या सोचते हो, कॉमेंट पे बताइएगा। धन्यवाद।